Hello students, welcome to my YouTube channel Chemistry Buzz. Myself आशीष भास्कर, सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ चार्टेड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। बच्चों आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे नाइट्रोजन फैमिली के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर फर्स्ट पॉइंट बच्चों हम लोग पढ़ेंगे रिएक्टिविटी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि नाइट्रोजन फैमिली के अंदर जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनकी जनरल रिएक्टिविटी का ट्रेंड किस तरीके से होगा। ठीक है, तो आपको पता है कि ये जो हमारे नाइट्रोजन है वो बेटा N2 की फेज़ में आपको मिलता है। ठीक है, N ट्रिपल बॉन्ड N की फेज़ में मिलेगा, लॉन पेयर N लॉन पेयर। तो बेटा ट्रिपल बॉन्ड की वजह से यहाँ पे इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की वैल्यू थी वो बहुत हाई हो रही थी। इसकी वजह से आपका जो नाइट्रोजन है बेटा वो कैसे रहता है, केमिकली इनर्ट, केमिकली इनर्ट नेचर को ये शो करता है। ठीक है, मतलब आसानी से रिएक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। अगर रिएक्शन परफॉर्म कराना है आपको तो फिर यहाँ पे आपको हाई टेम्परेचर या फिर आपको हाई हीट की सप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, और स्पेसिफिक कंडीशन और बताऊँ तो आप कैटलिस्ट का भी यूज कर सकते हो। तो इन दी प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एंड हाई टेम्परेचर से आप यहाँ पे डाई नाइट्रोजन से रिएक्शन को परफॉर्म करा सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, फॉस्फोरस को लेके बात करते हैं। तो वहाँ तो बच्चों आपको सब जगह सिंगल बॉन्ड देखने को मिलता है। तो इन केस ऑफ फॉस्फोरस तो इसमें से स्पेसिफाइड बच्चों होता है वाइट फॉस्फोरस। कौन सा? वाइट फॉस्फोरस, जिसकी रिएक्टिविटी बच्चों बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि आपका ये जो फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड फॉस्फोरस है ये आपका इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। ठीक है, तो वीक होने की वजह से ये आसानी से, और फिर इसमें जो हम बात करते हैं स्टैंड को लेके, तो इसकी स्टैंड में इसकी जो P4 नेचर रहता है, तो यहाँ पे आपका जो स्ट्रेन एंगल स्ट्रेन होता है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से भी इसकी जो रिएक्टिविटी है फॉस्फोरस की वो कैसी होती है, हाई होती है। तो आप बॉन्ड को लेके बता सकते हो या फिर आप इसके स्ट्रेन को लेके भी डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, बाकी इसके बाद आपको और जो हैवियर्स एलिमेंट मिलेंगे। ठीक है, तो हैवियर एलिमेंट को लेकर अगर आप बात करते हो तो वो बेटा रिएक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, है ना। ऑक्सीजन आप लेके आओगे और कम्बिशन कराओगे। ठीक है, तो वहाँ पे ये लेस रिएक्टिविटी शो करते हैं। जो हैवियर एलिमेंट्स हैं वो आसानी से रिएक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं, और कराना ही है आपको तो फिर हीट कर दो आप, थोड़ा थोड़ा आपको हाई हीट देना पड़ेगा, तो फिर ये रिएक्शन को आसानी से परफॉर्म करेंगे। तो ये हो गया आपका रिएक्टिविटी को लेके कि कौन किस तरीके से रिएक्शन को परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे हाइड्राइड्स के बारे में। हाइड्राइड्स, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे हमारे जो एलिमेंट हैं इनका जो जनरल आपका हाइड्राइड है बेटा वो MH3। जैसे हम कोवैलेंसी की बात कर लेते हैं तो देखो बच्चों हाइड्रोजन की बेटा कोवैलेंसी कितनी 1, यहाँ बच्चों एलिमेंट्स में कोवैलेंसी कितनी 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा MH3 टाइप हाइड्राइड। ठीक है, तो इस तरीके से आपको हाइड्राइड देखने को मिलेंगे, और ये सबके सब बेटा हाइड्राइड्स यहाँ पे जो मिलते हैं नाइट्रोजन फैमिली के वो आपके वोलेटाइल इन नेचर होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, वोलेटाइल इन नेचर ये प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करता हूँ फर्स्ट फॉर द अमोनिया NH3, सेकेंड अगर बात करते हैं तो PH3। फर्स्ट इज अमोनिया, सेकेंड बेटा आपका इट इज कॉल्ड फॉस्फीन। ठीक है, दिस इज फॉस्फीन, फॉस्फीन PHINE। ठीक है, फॉस्फीन, फर्स्ट वन इज अमोनिया, सेकेंड इज फॉस्फीन। नेक्स्ट इज आर्सिन ASH3, दिस इज आर्सिन। फोर्थ वन इज SbH3, दिस इज कॉल्ड स्टीवाइन। ठीक है, HTIVINE। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ बात करते हैं तो BiH3, दिस इज कॉल्ड बिस्मुथाइन, बिस MUTHINE। ठीक है, बिस्मुथाइन। ये कुछ आपको पर्टिकुलर हाइड्रेट्स में लिख दिए हैं। जब इनके हम लोग बॉइलिंग पॉइंट की तरफ बात करते हैं, जैसे हम वोलेटाइल नेचर की बात कर रहे हैं, तो बेटा अमोनिया का आपका जो बॉइलिंग पॉइंट रहता है डिग्री सेल्सियस में नेगेटिव में होता है -34.5 डिग्री। बेटा नेगेटिव में समझ तो इसलिए मैंने वोलेटाइल लिखा है। एंड फॉस्फीन की बात करते हैं तो ये आपका होता है -87 डिग्री सेल्सियस, ये भी नेगेटिव में ही आपको देखने को मिलता है, ये -62 होता है। इसकी बात करते हैं तो ये -18 होता है, और BiH3 की बात करते तो ये पॉजिटिव में आ जाता है +16.8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं हाई प्रेशर को लेके। तो ये आपका देख सकते हो जो आपके इसके बॉइलिंग पॉइंट हैं वो बहुत ही नेगेटिव में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये वोलेटाइल इन नेचर होते हैं। इसके बाद नाइट्रोजन और फास्फोरस, ये आपने
आप भी कुछ पर्टिकुलर हाइड्राइड्स फॉर्म करते हैं जो अनस्टेबल होते हैं। जैसे नाइट्रोजन का एक स्पेसिफिक केस मैंने बताया था अभी आपको ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर, हाइड्राजीन, ठीक है, ये आपका अनस्टेबल होता है हाइड्राइड। एंड इन केस ऑफ फॉस्फोरस मैंने डिस्कस किया बेटा P2H4, ये भी आपका अनस्टेबल हाइड्राइड रहता है P2H4, दिस इज अनस्टेबल हाइड्राइड। अब एक क्वेश्चन यहाँ से ये होगा कि हम लोग हाइड्राइड का फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं, है ना। तो हाइड्राइड के फॉर्मेशन की तरफ हम लोग बात करेंगे अभी। यस, तो जब प्रिपरेशन की बात करते हैं तो आपको ध्यान क्या क्या देना है वो देखो। इसमें से आपके जो बाइनरी मेटलिक कंपाउंड, बाइनरी मेटलिक कंपाउंड जैसे Mg3N2, जैसे हम बात कर सकते हैं तो जिंक Zn3As, Ca3P2 एंड नेक्स्ट इज मैग्नीशियम को ले लेते हैं Mg3Sb2, Mg3Bi2। तो ये आपके बाइनरी मेटलिक कंपाउंड्स हैं। अगर इनका आप कराते हो हाइड्रोलिसिस, एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, अगर आप इनका हाइड्रोलिसिस कराओगे या फिर आप हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड, ये भी आपके एक्वस पॉइंट को ही सपोर्ट करेगा, है ना। तो यहाँ से आपको जो एक्चुअली जो कंपाउंड आपको देखने को मिलेंगे वो कंपाउंड आपको कौन से बच्चों मिलेंगे, जैसे अगर आपका नाइट्रोजन का रहेगा तो आपका अमोनिया मिल जाएगा, आर्सेनिक का होगा तो फिर आपको AsH3 मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ से मैं जनरल फॉर्म लिख दूँ तो लिख देता हूँ MH3। तो ये आपको हाइड्राइड्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। जरा रिएक्शन की तरफ बात चलते हैं, तो रिएक्शन भी आपको मैं बता देता हूँ। एक जनरल चीज़ तो आपको मैंने बता दिया है, जैसे Ca3N2 रिएक्ट विद वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रोलिसिस प्रोसेस। तो कैल्शियम देखो बच्चों, कैल्शियम बच्चों आपका मेटल है, मेटल का मतलब बेटा ये Cu+2 में जाएगा अपने चार्ज के साथ, है ना। इधर देखो बच्चों वाटर मॉलिक्यूल्स के पास बच्चों क्या मिलेगा H+ एंड OH- आया। तो बेटा जो पॉजिटिव वाला है वो नेगेटिव हाथ जाएगा, तो पहला तो बच्चों आंसर मिलेगा CaOH ट्वाइस। और बाकी बच्चों जो आपका नाइट्रोजन है इसके साथ जाएगा बेटा आपका हाइड्रोजन। भाई नाइट्रोजन के पास बच्चों चार्ज कैसा आएगा, भाई यहाँ पे +2 आ रहा है। टोटल चार्ज की अगर बात करोगे तो बेटा 3 कैल्शियम है, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा +6, भाई +2 +2 +2 +6 हो जाएगा। इसके चार्ज, इसके पास भी चार्ज बेटा एन के पास कितना जाएगा -6 जाएगा, समझ में आ रहा है। तो इसकी तरीके से आपको जो वाटर मॉलिक्यूल्स बच्चों यहाँ पे कितना 6 हो जाएगा, बात समझो ध्यान से, है ना। तो ये आपका CaOH ट्वाइस मिल जाएगा, ये आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। बाकी नाइट्रोजन के साथ बच्चों जाएगा हाइड्रोजन H+ वाला, तो ये आपको मिल जाएगा 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। समझ में आ गया, सिंपल सा आपका स्टेप था, है ना। नाइट्राइड की, तो नाइट्राइड से बच्चों क्या मिलते हैं, अगर आप नाइट्राइड का हाइड्रोलिसिस कराओगे तो क्या मिलेगा बच्चों, अमोनिया। तो क्या मिलेगा, अमोनिया। लेकिन जब एजाइड कराते हैं तो क्या मिलता है, N2 गैस, वो आपको डिस्कस मैंने पहले भी किया है। नेक्स्ट देखो, जैसे अगर मैं यहाँ पे लेके आऊँ Ca3P2 फॉस्फाइड इन दी प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, तो आपको पता है सेम नंबर ऑफ मोल्स रिक्वायरमेंट। Ca बेटा कैल्शियम प्लस, ये बेटा जाएगा आपके OH- के साथ, तो बना लेगा सेम प्रोडक्ट CaOH ट्वाइस, बाकी बना लेगा आपका PH3, फॉस्फिन आपका फॉर्म कर लेगा, ठीक है। जिससे कुछ और रिएक्शन की बात करते हैं इंपॉर्टेंट। अगर बेटा फॉस्फोरस के साथ अगर आप लेके आते हो एक्वस KOH, मैंने आपको कराया था एक्वस NaOH, आप प्रीवियस लेक्चर को सर्च कर सकते हो, आपको मैकेनिज्म के अंदर डिस्कस किया था मैंने कि जब आप वहाँ पे एक्वस NaOH लेके आते हो मेटल्स के साथ, नॉन मेटल्स के साथ, मेटलॉइड्स के साथ, सब डिस्कस किया है मैंने। तो क्या आंसर बनेगा, तो सबसे पहले एक्वस का मतलब क्या है, से वाटर मॉलिक्यूल्स। तो फर्स्ट वाटर इज रिएक्टिव विद फॉस्फोरस, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा बच्चों, नॉन मेटल ऑक्साइड मिलेगा, फिर आपको क्या मिल जाएगा, एसिड मिल जाएगा, है ना। तो फिर वो जो एसिड होगा दैट विल रिएक्ट विद बेस, तो एसिड बेस रिएक्शन मतलब आपका सॉल्ट बनेगा। तो जो सॉल्ट आपका यहाँ पे फॉर्म होता है वो ध्यान से देखना बेटा, फॉर्म हो जाएगा KH2PO2, ये आपका सॉल्ट मिलेगा। इसका नाम क्या होगा, दिस इज दी पोटेशियम हाइपोफॉस्फाइड, पोटेशियम हाइपोफॉस्फाइड का ये फॉर्मेशन करेगा ये सॉल्ट, और बाकी बेटा यहाँ से निकल जाएगा आपका PH3, फॉस्फिन का फॉर्मेशन कर लेगा। क्लियर है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट रहेगी। जैसे Zn3M2, ये बेटा आपका यहाँ पे क्रिस्टलाइन लैटिस मिलेगा, सॉलिड बेटा आपको मिलेगा इफ इन दी प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब बेटा आप ले लो यहाँ पे एक्वस HCl,
ठीक है, तो यहाँ से बेटा क्या आंसर मिलेगा, तो पता है एक्वस मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स फर्स्ट एक्ट विद दिस, तो यहाँ पे पहले आयोनाइज होगा फिर रिएक्शन परफॉर्म होगी। अब यहाँ पे जो एम लिखा है मैंने, एम मतलब कौन कौन से आपके मेटल हो सकते हैं वो देख लो। एम आपका यहाँ पे आर्सेनिक हो सकता है, एंटीमनी हो सकता है, बिस्मत हो सकता है। और यहाँ से बच्चों आपको आंसर क्या मिलेगा वो देख लो, MH3, एक तो ये हाइड्राइड आपको मिल जाएगा गैस, प्लस आपको मिलेगा ZnCl2, इट इज ऑल्सो एक्वस। जो इसमें हाइड्रोजन का फॉर्मेशन, ठीक है, ये भी हाइड्राइड और नाइट्रोजन रहेगा, इसको हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं, तो देखो आप अमोनिया के साथ लेके हम लोग आते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड NaOCl, ठीक है, दिस इज सोडियम हाइपोक्लोराइड। इसे आप आयोनाइज करोगे तो यहाँ से मिलेगा Na+ और मिलेगा OCl-1, ध्यान दो, ठीक है। तो ये जो आपका कंपाउंड है दिस इज दी सोडियम हाइपोक्लोराइड, क्लियर है। तो यहाँ पे जब ध्यान आपको ये देना है कि हम हाइड्रोजन का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, जो हम लोग बात कर रहे थे NH2 सिंगल NH2 की, मतलब यहाँ से हम N2H4 आपको मिल जाता है, जैसे हाइड्रोजन प्लस आपको यहाँ से मिलेगा NaCl प्लस आपको मिलेगा वाटर मॉलिक्यूल्स। तो हाइड्रोजन का जो फॉर्मेशन है वो हम अमोनिया के साथ अगर आप सोडियम हाइपोक्लोराइड लेके आते हो तो फिर यहाँ से हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होगा। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टी के ऊपर, कुछ अदर प्रॉपर्टीज हैं, जैसे हम पॉइजनस नेचर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ देखो ये जो आपके हाइड्राइड्स हैं नाइट्रोजन फैमिली के, ये आपकी पॉइजनस होते हैं, और अगर आप NH3 से मूव कर रहे हो BiH3 की तरफ, मतलब टॉप टू बॉटम, तो फिर यहाँ पे जो आपका जो पॉइजनस नेचर है वो आपका इंक्रीज करेगा। पॉइजनस नेचर क्या करेगा बच्चों, इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे इनकी कुछ अदर प्रॉपर्टीज़ को लेके, जैसे अमोनिया के बारे में बात करें तो अमोनिया की सॉल्बिलिटी विद वाटर मॉलिक्यूल्स कैसी होती है बच्चों, मैक्सिमम। ये आसानी से वाटर मॉलिक्यूल्स में सॉल्युबल हो जाता है, क्यों, आंसर बच्चों ध्यान रखना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, H बॉन्डिंग की वजह से ये आसानी से आपका सॉल्युबल होता है वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ। बाकी के हाइड्राइड्स हैं वो आपके लेस सॉल्युबल रहते हैं। नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं थर्मल स्टेबिलिटी को लेके। तो थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि आप हीट और एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, और यहाँ पे जो आपका बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड बच्चों, ये MH बॉन्ड। ये जितनी भी हाइड्राइड्स हैं उसमें सेंट्रल एलिमेंट नाइट्रोजन और जैसे बिस्मत हो गया, बाकी एलिमेंट आपके आर्सेनिक फॉस्फोरस। तो MH बॉन्ड को अगर मैं यहाँ पे एनर्जी सप्लाई कर रहा हूँ तो इस बॉन्ड की ब्रेकिंग के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो कौन सा आसानी से ब्रेक नहीं हो, कौन सा आसानी से ब्रेक हो जाएगा, तो इसके पीछे बच्चों रीजन क्या है आपका, ओवरलैपिंग, ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग। तो उसके बीच पे आपको यहाँ पे बता सकते हो। तो फिर क्या होगा, तो थर्मल स्टेबिलिटी हाइड्राइड्स नाइट्रोजन फैमिली के अंदर बच्चों डिक्रीज करती है अगर आप मूव कर रहे हो अमोनिया से BiH3 की तरफ। थर्मल स्टेबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज करती है, क्यों डिक्रीज करती है, ऊपर देखो N भी छोटा साइज का है, हाइड्रोजन भी आपके स्मॉल साइज का है, तो स्मॉल साइज के ऑर्बिटल्स के जो सेंटर होंगे उसके बीच में आसानी से ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको ऊपर क्या मिलेगा, इफेक्टिव ओवरलैपिंग। लेकिन नीचे अगर आप मूव करोगे तो वहाँ पे आपका बिस्मत तो बहुत बड़ा साइज का है, हाइड्रोजन स्मॉल साइज का है, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग के चांस बेटा पॉसिबल ही नहीं है ना। अगर हो गई वो ओवरलैपिंग तो इफेक्टिव नहीं होगी, नॉन इफेक्टिव होगी। तो दैट्स वाई यहाँ पे आपका जो नीचे वाला आपका जो BiH3 अगर यहाँ पे हीट आप सप्लाई करोगे तो यहाँ से आपका जो बॉन्ड होगा MH बॉन्ड वो आसानी से डिसोसिएट हो जाएगा। तो इसका मतलब टॉप टू बॉटम जाने पे आपकी जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो आपकी क्या करेगी बच्चों, डिक्रीज करते हैं। मतलब BiH3 अगर आप बात करो रूम टेम्परेचर पे डिसोसिएट हो जाता है, बट इन केस ऑफ अमोनिया बात कर लेते हैं तो बेटा हाई टेम्परेचर मतलब 1300 डिग्री सेल्सियस इतना चाहिए, और BiH3 की बात करोगे तो रूम टेम्परेचर पे ही डिसोसिएट हो जाता है ना। तो इसमें जो बॉन्डिंग के जो एटम्स हैं उसके ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग है ना, उसको लेके यहाँ पे हम लोग रीजन समझते हैं थर्मल स्टेबिलिटी का। क्लियर हो गया। इसके बाद देखेंगे लिविस बेस करेक्टर। नेक्स्ट इज लिविस बेस करेक्टर। तो लिविस बेस का मतलब सीधा सा क्या है कि अवेलेबिलिटी ऑफ लॉन पेयर्स। जब भी बेस का नाम आएगा, लिविस बेस का नाम आएगा, तो हम लोग बात करते हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ लॉन पेयर्स कितना अधिक है। जहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ लॉन पेयर्स मैक्सिमम होगा, ऑब्वियसली बेटा वो उतना ही अच्छा आपका बेस होगा, है ना। भाई डोनेशन करेगा ना उतनी अच्छे से, क्योंकि उसके पास अवेलेबिलिटी रहेगी लॉन पेयर्स की। अब जहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं रहेगी लॉन पेयर्स की, तो फिर वो कैसे अच्छा आपका बेस होगा, नहीं हो सकता है, ठीक है।
वैसे भी आपको पता है यहाँ पे हर जगह लोन पेयर्स आपको मिल रहा है डोनेशन के लिए। तो अब पॉइंट है कि यहाँ पे हम लोग बात करते हैं अमोनिया NH3 से BiH3 की तरफ टॉप टू बॉटम ट्रेवल करने पे जो लिविस बेस करेक्टर का सीक्वेंस है या जो स्ट्रेंथ है करेक्टर है वो क्या करता है बच्चों, डिक्रीज करता है ना। अच्छा, क्यों डिक्रीज करता है उसको समझेंगे ध्यान से। क्योंकि आपका जो नाइट्रोजन है बेटा वो कैसा है, स्मॉल साइज का एलिमेंट है। नाइट्रोजन कैसा है आपका, स्मॉल साइज का, और इसके साथ इसकी जो चार्ज डेंसिटी की वैल्यू है वो भी कैसी है, हाई, क्योंकि साइज बहुत छोटा है, चार्ज डेंसिटी हाई है, स्मॉल साइज है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर जो रिपल्सन का कॉन्सेप्ट है वो आपका अधिक रहता है, जिसकी वजह से आपका लोन पेयर्स आसानी से इजीली डोनेट हो जाता है। लोन पेयर्स इजीली आपका डोनेट होता है इन केस ऑफ अमोनिया। ठीक है, तो जब ये आसानी से अवेलेबल हो जाएगा, डोनेट हो जाएगा, तो मतलब ये अच्छा खासा आपका बेस हो जाएगा। जब PH3 आप फॉस्फिन की तरफ मूव करोगे, जैसे फॉस्फिन हो गया, आर्सिन हो गया, स्टेवाइन हो गया, बिस्मुथीन हो गया, तो वो फिर क्या होते हैं एक्चुअली में अपने बिगर साइज होने की वजह से लोन पेयर्स के को आसानी से डोनेट नहीं करते हैं, मतलब अवेलेबिलिटी इशू नहीं करते हैं। वो लोन पेयर्स को अपने साथ स्टेबल रखते हैं, ठीक है, लोन पेयर्स को बना के रखते हैं, है ना, बिकॉज ऑफ बिगर साइज। रिपल्सन भी कहीं ना कहीं अमोनिया से वहाँ पे आपका कम हो जाता है। नाइट्रोजन की जो यहाँ पे अमोनिया के पास, नाइट्रोजन के पास जो लोन आपका लोन पर रिपल्सन था, आपका घर तो इसके पास है नहीं, वेकेंट ऑर्बिटल्स है नहीं, तो इसलिए लोन पे आसानी से आपका डोनेशन हो जाता है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोनेशन प्रोसेस। तो फॉस्फीन और बाकी जो हमारे हाइड्राइड्स हैं वो एक्चुअली कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। कैसे होते हैं, न्यूट्रल। वो आसानी से अपने लोन पेयर्स को डोनेट नहीं करते हैं, दैट्स व्हाई वो सबके सब होते हैं आपके न्यूट्रल। अब एक क्वेश्चन अगर प्रोटोनेशन के लिए हमारे पास सपोज प्रेजेंट है अमोनिया, हमारे पास प्रेजेंट है सपोज फॉस्फीन, तो दोनों में से सबसे फर्स्ट प्रोटोनेशन किसके साथ होगा। प्रोटोनेशन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ H+ आयन। तो सिंपल सा मतलब है कि इसके पास भी लोन पेयर्स रहेगा, इसके पास भी लोन पेयर्स होगा। तो ये देखो दोनों में से किसके पास अवेलेबिलिटी बेटर है, तो और अमोनिया यहाँ पे अवेलेबिलिटी बेटर रहेगी, यहाँ पे अवेलेबिलिटी बेटर आपकी नहीं होगी। तो प्रोटोनेशन की बात करेंगे तो अमोनिया से बनेगा NH4+ और यहाँ से मिलेगा PH4+। तो इन दोनों में से आपका जो अमोनिया होगा उसका प्रोटोनेशन आपका काफ़ी फास्ट होगा। दैट्स वाई स्टेबिलिटी ऑफ NH4+ हमेशा मैक्सिमम होती है एज कम्पेयर टू PH4+। सेम कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए हम लोग रिड्यूसिंग करेक्टर की तरफ भी बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग रहेगी बेटा हमारी रिड्यूसिंग नेचर या करेक्टर। रिड्यूसिंग नेचर ऑफ करेक्टर का मतलब सीधा वही है कि आपका जो हाइड्रोजन है H+ आयन है वो आसानी से कहाँ पे आपका डोनेट किया जा रहा है, ठीक है, वही पॉइंट है। तो देखो आपको पता है कि टॉप टू बॉटम जाने पे अभी क्या, और थर्मल स्टेबिलिटी की मैंने बात करी थी आपसे, वो बताया भी था कि नीचे वाले जो आपके बॉन्ड होते हैं वो आसानी से डिसोशिएट हो जाते हैं। तो यहाँ से आपको हाइड्रोजन आसानी से देखने को मिल जाता है, ऊपर से थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो इसका मतलब जहाँ से आपका हाइड्रोजन आसानी से रिलीज हो जाएगा, मतलब ऐसा बोलो आप जहाँ पे आपका जो MH बॉन्ड है वो जितना वीक होगा वहाँ से आपका बॉन्ड आसानी से डिसोशिएट हो जाएगा, यहाँ से H आपको H आसानी से मिल जाएगा। तो दैट्स वाई टॉप टू बॉटम अगर मैं ट्रेवल करूँगा तो उस केस में जो रिड्यूसिंग करेक्टर एजेंट की जो प्रॉपर्टी है वो करती है आपकी इंक्रीज। समझ में आ गया। तो पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट की अगर आप बात करोगे तो जो नीचे के से BiH3 हो गया, तो BiH3 आपका एक्चुअली में पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट की प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, मतलब रूम टेम्परेचर पे ही भाई दे रहा है ना आसानी से हाइड्रोजन, तो आपका ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट की प्रॉपर्टी को डिफाइन करेगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ज्योमेट्री को लेके भी, ज्योमेट्री को लेके बात कर लेते हैं। अमोनिया के साथ बात करते हैं तो बच्चों अमोनिया के पास एक लोन पेयर्स रहेगा और आपको पता ही है आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। इसके बाद ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड टेट्राहेड्रल, sp3 तो आपका टेट्राहेड्रल हो गया, है ना। और टेट्राहेड्रल के बारे में पिरामिडल शेप की बात करेंगे तो शेप आपका हो जाएगा यहाँ पे पिरामिडल, ठीक है, पिरामिडल शेप हो जाएगा। टेट्राहेड्रल आपकी यहाँ पे ज्योमेट्री हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद बाकी अगर मैं बात करता हूँ तो बाकी के जो एलिमेंट हैं वहाँ पे आपका जो बॉन्ड एंगल होगा, बॉन्ड एंगल कहीं ना कहीं क्या करेगा बच्चों, आपका डिक्रीज होगा, रिड्यूस होगा, है ना। क्यों रिड्यूस होगा, बिकॉज वहाँ पे आपके p ऑर्बिटल्स आपके पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग के अंदर, तो जिसकी वजह से आपका जो एनर्जी फैक्टर की वजह से यहाँ पे आपका जो बॉन्डिंग एंगल होगा बाकी हाइड्राइड्स के अंदर वो क्या करता है आपका डिक्रीज करता है, ठीक है, ओके। तो जैसे अगर मैं बात करता हूँ अमोनिया के साथ, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना रहेगा आपका, ये रहेगा 107 डिग्री समथिंग, ठीक है। एंड
PH3 में p ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे यहाँ पे बॉन्डिंग के अंदर, मतलब ये आपका हो जाता है इसका 93.8 डिग्री, मतलब डिक्रीज करेगा। इसी तरीके से आशिन की बात कर लेते हैं, ASH3, तो इससे भी कम 91 हो जाता है। और नेक्स्ट इज SBH3 की अगर आप बात कर लो तो ये भी बॉन्डिंग एंगल आपका डिक्रीज हो गया, कितना आपको लगभग मिलता है, ये भी आपको 91 पॉइंट समथिंग 3 मिलता है, 91.8 समथिंग मिलता है, ठीक है। तो बॉन्डिंग एंगल आपका ये डिक्रीज करता है। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग को लेकर अगर बात आती है बॉन्डिंग एंगल को लेकर, तो भी आप यहाँ पे इस तरीके से सोल्यूशन को कर पाओगे। नेक्स्ट बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग को लेके। तो सबसे पहला मॉलिक्यूल है बेटा अमोनिया, इसमें मिलता है NH बॉन्ड, ठीक है। ये इसके पास देखो बच्चों पोलरिटी भी बहुत हाई है, क्यों भाई, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, तो बेटा पोलर बॉन्ड भी होगा। एज प्लस बच्चों इसके पास क्या मिलता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आपको देखने को मिलेगी, पोलरिटी भी मिलेगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी मिलेगी, है ना। जिसकी वजह से बेटा यहाँ पे आपका जो अमोनिया होगा उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कॉमन सी बात है, वो कैसा हो जाएगा, हाई हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे अधिक आपको मिलेगा बॉइलिंग पॉइंट किसका बच्चों, अमोनिया का। बाकी अगर मैं फॉस्फीन की तरफ बात करूं तो वहाँ पे पोलरिटी बहुत नहीं मिलती है, वहाँ पे आपको H बॉन्डिंग एक बार देखने को मिल सकती है ना। तो जनरली क्या होता है कि हम टॉप टू बॉटम अगर ट्रेवल करते हैं तो फिर उस केस में आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपका डिक्रीज करता है। लेकिन जब हम बात करते हैं BiH3 की तरफ, BiH3 की बात करते हैं तो फिर वहाँ पे आपकी वो वैल्यू इंक्रीज कर जाती है बॉइलिंग पॉइंट की। क्यों करती है, क्योंकि BiH3 में आपको पता है कि वहाँ पे आपको मेटल की प्रॉपर्टी डिफाइन होने वाली है। तो मेटल की प्रॉपर्टी होने की वजह से बेटा एज वेल दूसरा रीजन भी क्या होता है, इसका जो आपका मॉलिक्यूलर वेट है वो भी बढ़ रहा है, बिकॉज एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने से कोवलेंट कंपाउंड की प्रोबेबिलिटी भी आपकी इंक्रीज कर रही है, बॉन्डेबल फोर्स भी बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से हम बात करते हैं फॉस्फीन PH3 से लेकर BiH3 तक, है ना, ये आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपका क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। ये हो गया आपकी बॉइलिंग पॉइंट को लेके। नेक्स्ट बेटा हम लोग बात करेंगे हैलाइड्स के बारे में। हैलाइड्स, तो हैलाइड्स के बारे में बात करेंगे तो जिसमें बच्चों आपको कुछ पर्टिकुलर सीरीज आपको देखने को मिलती है। एक तो बच्चों आपको मिलती है ट्राई हैलाइड्स बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी, और सेकंड बच्चों आपको मिलती है पेंटा हैलाइड्स, ट्राई हैलाइड्स एंड आपका पेंटा हैलाइड। ट्राई हैलाइड्स की बात करते हैं तो जैसे बच्चों MX3 टाइप, यहाँ से MX5 टाइप, दोनों टाइप के हैलाइड्स आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन आपको जो नाइट्रोजन है वो बच्चों क्या दोनों टाइप के हैलाइड्स फॉर्म करता है, इस पे क्वेश्चंस रहेगा। तो नाइट्रोजन सिर्फ बच्चों फॉर्म करता है आपका ट्राई हैलाइड्स, बिकॉज इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होते नहीं हैं, अब्सेंस होती है डी ऑर्बिटल्स की, जिसकी वजह से आपके ट्राई हैलाइड्स को ही फॉर्म करता है, पेंटा हैलाइड का फॉर्मेशन नहीं करता है, ठीक है। इसमें कुछ आपकी स्पेशल एक मैं सीक्वेंस बताऊंगा कि बेटा ये नाइट्रोजन, ये फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। इसमें पहले बात कर लेते हैं हम लोग ट्राई हैलाइड्स के बारे में। नेक्स्ट इज MX5 पेंटा हैलाइड्स के बारे में। तो नाइट्रोजन बच्चों आपके ट्राइहाइड तो फॉर्म कर लेगा, तो बनाएगा NX3, फॉस्फोरस PX3, ASX3, SBX3, BIX3। तो ये सब के सब जो एलिमेंट हैं वो आपके ट्राई हैलाइड्स को ईजिली फॉर्म कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका जो हैलोजन है वो फिक्स है, आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। आराम से सबके सब हैलाइड आपके फॉर्म हो गए। बट नाइट्रोजन बेटा पेंटा हैलाइड फॉर्म नहीं करता है बिकॉज इसके पास अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल ना। बाकी फॉर्म करते हैं तो देखो बच्चों कौन कौन से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वही मैं बात करूंगा। PF5 हो गया इसके लिए, PCl5 हो गया एंड PBr5। यहाँ बात करते हैं आर्सेनिक के तो AsF5 जो इंपॉर्टेंट है उसी के बारे में बात करेंगे हम लोग। SbF5, SbCl5 एंड BiF5। इसके बारे में तो बहुत बार हम लोगों ने डिस्कस किया है ना। तो बाकी आपको पेंटा हैलाइड्स में से अगर बात करूँगा तो जो इम्पोर्टेंट है इनमें से भी वो भी आप देख लो, PF5, PCl5 ये दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं, और बाकी आपका BiF5। बाकी अगर आपको ध्यान रखना है तो कोई दिक्कत नहीं, वो इतने खास हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो नेक्स्ट बच्चों रहेगा हमारे पास ट्राई हैलाइड्स को और बेटर समझने के लिए।
तो ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स हैं वो हेलोजन से डायरेक्टली कंबाइन कर जाते हैं और ट्राई हैलाइड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो जो कुछ आपके बाकी के जो मतलब मैक्सिमम जो भी हैलाइड्स मिलते हैं वो सब के सब स्टेबल मिलते हैं, है ना। इसमें से कुछ हैलाइड ऐसे हैं जो आपके ट्राई हैलाइड्स वो स्टेबल नहीं होते हैं। कौन कौन से? जैसे आपका NCl3 हो गया, ठीक है। जैसे आपका NBr3 हो गया, जैसे आपका NI3 हो गया, ठीक है। तो ये आपके स्टेबल नहीं होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। और बाकी के आपके जो ट्राई हैलाइड्स हैं वो सब के सब स्टेबल होते हैं। तो जैसे मैं डिस्कस कर रहा था कि ग्रुप 15 के एलिमेंट्स के साथ अगर आपके हेलोजेंस आते हैं तो डायरेक्टली आपके यहाँ पे हैलाइड्स ट्राई हैलाइड्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। लेकिन ये जो 3 हैलाइड्स हैं ये तीनों के तीनों कैसे हैं? अनस्टेबल हैं, और इनकी अनस्टेबिलिटी के पीछे ही क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं, ठीक है। तो जिसमें सबसे पहला पॉइंट इसमें ये ऐसा क्यों, ये अनस्टेबल क्यों हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ लो पोलरिटी। यहाँ पे आपको जो NX बॉन्ड मिलेगा इन केस ऑफ लाइक NCl3, NBr3 और NI3, तो जो NX बॉन्ड आपको जो मिलेगा यहाँ पे जो पोलरिटी की बात होती है वो बेटा मिलती है लो पोलरिटी। पहला रीज़न, जब लो पोलरिटी होगी तो ये मॉलिक्यूल्स होते हैं आपके अनस्टेबल। सेकेंड बात करते हैं, बॉन्ड बहुत वीक होगा, ठीक है। तो वीकनेस ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड की वीकनेस होने की वजह से भी मॉलिक्यूल्स कैसा होगा? अनस्टेबल। क्यों? क्योंकि आपको पता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यहाँ पे इनका साइज बच्चों कैसा है? आपका लार्ज साइज। तो साइज में बहुत डिफरेंस होने की वजह से इन बिटवीन नाइट्रोजन एंड हेलोजेंस, तो आपका ये जो जो बॉन्ड होगा NX बॉन्ड वो आपका वीक पड़ जाएगा, ठीक है। इसके ठीक है, समझ में आ रहा है दोनों पॉइंट? अच्छा, तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसकी वजह से आपके ये जो NCl3, NBr3, NI3 आप पे कैसे होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को हम बात करेंगे। बेटा आपके जितने भी ट्राई हैलाइड्स होते हैं वो सब के सब कोवैलेंट नेचर को शो करते हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी हेलोजेंस की और आपके जो 15 ग्रुप के एलिमेंट की काफ़ी क्लोज होती है, जिसकी वजह से कोवैलेंट नेचर को शो करते हैं। लेकिन इसमें से आपको मैंने बात बता रहा हूँ बेटा, BiF5 ये आपका आयोनिक नेचर को शो करता है। बेटा आपका जो लास्ट का एलिमेंट बिस्मथ है ये आपका मैट्रिक प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, और फ्लोरीन वैसे भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका चार्ज क्रिएट होगा, पोलैरिटी क्रिएट होगा, तो आयोनिक नेचर को शो करता है। बाकी ट्राई हैलाइड्स कैसे? कोवैलेंट इन नेचर होते हैं, ठीक है। ये आपका डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर को शो करता है। sp3 भी इसका आपका हाइब्रिडाइजेशन रहता है। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे कि बेटा अगर मैं यहाँ पे आपके पास जो भी ट्राई हैलाइड्स अवेलेबल हैं, तो जब हम टॉप टू बॉटम अगर ट्रेवल करते हैं, तो टॉप टू बॉटम ट्रेवल करने पे इन केस ऑफ ट्राई हैलाइड्स, तो क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन बन सकता है कि कोवैलेंट कैरेक्टर के बारे में, ठीक है। तो कोवैलेंट कैरेक्टर आपका क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। टॉप टू जाने पे कोवैलेंट कैरेक्टर क्या करेगा बच्चों? डिक्रीज करेगा, है ना, क्योंकि नीचे वाला क्या है? आपको आयनिक प्रॉपर्टी मिल रहा है, ठीक है। ऐसे BiF5 हो गया, और इसके साथ अगर बताऊँ तो SpF3 भी हो गया, है ना। ये भी काफ़ी हद तक आपको देखने को अगर बताऊँ तो ये आपको ये BiF5 या फिर आपका BiF3 भी होता है, ये आयोनिक नेचर ही रहते हैं, ठीक है। SbF3 की बात करते हैं, ये भी आपका कुछ परसेंटेज तक आपके आयोनिक नेचर को ही शो करता है, ठीक है। चलो, इसके बाद नेक्स्ट मैं बात करूंगा यहाँ पे, जब लिविस बेस कैरेक्टर की बात करी जाएगी हैलाइड्स को लेके, तो भी एक क्वेश्चन आपका पूछा गया। जैसे मैं लिखूंगा आपका NI3, NBr3, NCl3, NF3, तो इनमें से आपको बताना है कि लिविस बेस कैरेक्टर किसका आपका अधिक होगा। तो आंसर होगा NI3, NBr, सबसे कम होगा आपका NF3। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों कैसी हो रही है? हाई, जिसकी वजह से बेटा N के पास कैसा आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। अरे बताओ, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल सही। इसकी वजह से बेटा यहाँ पे जो लिविस बेस कैरेक्टर है वो क्या करता है? आपका यहाँ पे डिक्रीज करेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, लिविस बेस कैरेक्टर क्या करेगा बच्चों? डिक्रीज करेगा। तो लिविस बेस कैरेक्टर में सीधा सा पॉइंट वही है कि लिविस बेस उसको बोलते हैं जिसके पास अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर सेंट्रल एटम के पास। तो कहीं ना कहीं आपके जो नाइट्रोजन है जब फ्लोरीन वहाँ पे अटैच होगा तो इसके पास पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा, तो मतलब कहीं ना कहीं लोन पेयर डोनेट करने की जो टेंडेंसी है वो आपकी डिक्रीज करेगी। तो फिर जो आपकी जो ट्राई हैलाइड्स का जो सीक्वेंस होगा ना, वो आपका क्या करेगा? वो इस तरीके से आपका डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर मैं कंपेयर करूँ नाइट्रोजन के साथ बिस्मथ को लेके यहाँ तक ग्रुप के साथ कंपेयर करूँ लिविस बेस कैरेक्टर,
तो बच्चों ये भी आपका डिक्रीज करेगा, ठीक है, क्योंकि आपका नीचे का एलिमेंट कैसा है, अयनु के नेचर है, मेटल की प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, तो फिर ये भी वैल्यू आपकी डिक्रीज करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स को लेके, जैसे ट्राई हैलाइड्स ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का ट्राई हैलाइड, ठीक है, और आपके एंटीमनी एंड एंटीमनी, एंटीमनी ऑफ फॉस्फोरस के जो आपके ट्राई हैलाइड्स हैं बेटा वो जनरली आपके यूज किए जाते हैं लिबिस एसिड की तरीके से, ठीक है, क्यों, बिकॉज वेकेंट डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होने की वजह से लोन पेयर के एक्सेप्टर हो जाते हैं, तो इसलिए बच्चों ये कैसे काम करते हैं, आपके लिबिस एसिड की तरीके से एक्ट करते हैं। लाइक मैं एग्जांपल दूं तो आपको PF3 प्लस फ्लोरीन आप लेके आ जाओ, है ना, तो इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से आपके फॉस्फोरस के पास, तो बच्चों ये PF5 का फॉर्मेशन कर लेता है आसानी से। तो बेटा PF3 कैसे काम किया, लिबिस एसिड की तरीके से काम किया है, जैसे SbF3 हो गया, अगर यहाँ पे आप फ्लोरीन लेके आओगे तो ये भी फॉर्म कर लेता है आसानी से SbF5, तो ये कैसे काम कर रहा है, लिबिस एसिड की तरीके से, क्लियर है, बिकॉज वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होने की वजह से। इसके बाद हाइड्रोलिसिस की तरफ बात कर लेते हैं, जितने भी आपके ट्राई हैलाइड्स हैं वो आसानी से वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोलिसिस कर जाते हैं, इसमें आपके PF3 एंड NF3 ये आसानी से हाइड्रोलिसिस नहीं करते हैं, बिकॉज रीजन बहुत क्लियर है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, पोलरिटी नहीं आएगी, पोलरिटी नहीं आएगी तो ये कोवलेंट तो ये कोवलेंट कैरेक्टर को शो करेंगे, जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स आयोनिक होता है ना, पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट है, तो फिर ये सॉल्बिलिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता है, बाकी ट्राई हैलाइड्स आसानी से आपके सॉल्युबल हो जाते हैं। जैसे रिएक्शन देखते हैं, NCl3 के साथ अगर आप वाटर मॉलिक्यूल्स लेके आओगे तो बेटा सबके सब Cl बाहर जाएंगे, तो यहाँ से आप, मैंने आपको हाइड्रोलिसिस पहले भी कराया हुआ है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 3, तो यहाँ से आपको मिलेगा अमोनिया प्लस आपको देखने को मिल जाएगा HOCl, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल्स में जो ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर्स होगा वो बच्चों कहाँ मूव करेगा, टुवर्ड्स क्लोरीन, बिकॉज क्लोरीन के पास देखो ये आपका नाइट्रोजन, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, ये आपका लॉन पेयर, भाई क्लोरीन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होंगे, तो वाटर मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर्स होंगे, वो यहाँ पे मूव कर जाएंगे, समझ में आ रहा है। तो यहाँ से OHCl बच्चों, एक OHCl यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, 3 OHCl बाहर जाएंगे, बाकी N के पास बच्चों क्या होगा, 3 H आके ज्वाइन कर जाएंगे, तो अमोनिया का फॉर्मेशन हो जाएगा सीधा सा, ठीक है। बाकी अगर आप NCl3 को छोड़ के, बाकी अगर आप PCl3 की बात करो, ACl3 की बात करो, तो यहाँ पे फास्फोरस और आर्सेनिक के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, तो फिर क्लोरीन की तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीजन का लॉन पेयर्स नहीं जाएगा, तो फिर आपका आंसर कुछ अलग बनेगा। तो फिर यहाँ से आपके HCl रिलीज होंगे, एक तो बनेगा आपका H3 PCl3 से बनेगा H3PO3 बन जाएगा, बाकी आपको यहाँ से मिल जाएगा HCl, और नीचे ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज देखने को नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना, वाटर में जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर में खास चेंज आपका होता नहीं है। यहाँ से मिलेगा H3ASO3 प्लस आपका यहाँ से HCl, वो भी आपके 3 HCl यहाँ से आपके बाहर चले जाएंगे, ठीक है। इसके बाद बाकी के जो नीचे के आपके ट्राई हैलाइड्स होते हैं, जैसे हम बात करते हैं एंटीमनी के साथ, तो वो आपकी रिवर्सिबिलिटी को शो कर लेते हैं, जैसे BiCl3 हो गया, अगर यहाँ पे आप वाटर मॉलिक्यूल्स अगर आप यूज कर रहे हो तो यहाँ पे आपको रिवर्सिबिलिटी देखने को मिलेगी, तो यहाँ से आपको मिल जाता है SbO प्लस NCl माइनस, और बाकी आपको मिलेगा 2 मोल्स ऑफ HCl, और सेम यहाँ से आपको देखने को मिलेगा इस तरीके से Bi रिवर्सिबिलिटी मिलती है, BiO प्लस एंड आपका Cl माइनस, बाकी आपको मिलेगा HCl। तो यहाँ पे आपके ट्राई हैलाइड्स फिनिश होते हैं। नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करेंगे पेंटा हैलाइड्स के बारे में, तो आज के लेक्चर हम लोग यही फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर बच्चों आपको जल्दी से मिलेगा पेंटा हैलाइड्स एंड कुछ अदर प्रॉपर्टीज़ के साथ, ऑक्साइड्स, ऑक्सो एसिड्स, ठीक है, इस फैमिली के। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।